बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को सुन रहे थे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो पंजाबी में कहते हैं कि फट्टे चक दिए आज, और हमें तो पहले दिन से ऐसा लगता था कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी ये आग और पानी का मिलाप होगा, ये नहीं हो पाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें तय की थी पीएमएलएन ने और पीपल्स पार्टी ने। उन्होंने कहा था कि हम एक दूसरे के खिलाफ बात नहीं करेंगे, कारकर्दगी के ऊपर बात करेंगे, अपने अपने नज़रिए के ऊपर बात करेंगे और अपनी अपनी जो लोगों को हम वादे कर रहे हैं उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन एक दूसरे के खिलाफ एक लेवल से आगे नहीं जाएंगे। लेकिन अब एक दूसरे पे ताने कसे जा रहे हैं, एक दूसरे को ये कहा जा रहा है। पहले मरियम नवाज साहबा ने कहा कि पीपल्स पार्टी जो है वो उस तरफ चली गई है और पीपल्स पार्टी जो है वो आला कार बन गई है, उन्होंने बाप का वोट ले लिया है, और ये सब कुछ कह के उनको ठीक ठाक तनकीद का निशाना बनाया। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि आर या पार से चलते हुए पीएमएलएन की जो सियासत है वो पाँव पकड़ने तक आ गई है। खास तौर पे वो बातें उस वक्त कर रहे हैं जब एक सेशन हुआ है इन कैमरा। अब वो इन कैमरा बातें थी, पॉलिटिकल लोगों को उनको इन कैमरा रखना चाहिए, लेकिन अब वो इनको निकाल रहे हैं बाहर, और वो ये कह रहे हैं कि पीएमएलएन डील के लिए तरसी तरसी फिरती है और वो डील हासिल करना भी चाहती है और कुछ हद तक उनको मिली भी है। जबकि आसिफ अली जरदारी साहब ने आज कहा कि डोमिसाइल का मसला है, मेरा डोमिसाइल कुछ और है और मियां नवाज शरीफ साहब का डोमिसाइल कुछ और है, उनका मेरे से बेहतर है। यानी उनके कहने का मतलब यह था कि मियां नवाज शरीफ साहब का डोमिसाइल मुझसे बेहतर है। जरदारी साहब का जो डोमिसाइल है वो सिंध का है और एक छोटे सूबे का। मियां नवाज शरीफ साहब का डोमिसाइल जो है वो सूबाई दारुल हुकूमत पंजाब का है, लाहौर का। तो पीपल्स पार्टी हमेशा ये शिकवा करती रही है कि जब भी कभी फंसते हैं तो ये पहले निकल जाते हैं, हम फंसे रह जाते हैं। ये पीपल्स पार्टी का शिकवा है। हालांकि तस्वीर का एक रुख और भी है। ओमनी स्कैंडल या जिसको जाली अकाउंट स्कैंडल कहते हैं, उसमें अब तक सबसे बड़ी रिकवरी हुई है। मियां साहब की तो सिर्फ शेखुपुरा वाली जमीन बिकी है और कुछ गाड़ियां वाड़ियां बिकी हैं, अभी बाकी रिकवरीज वहां पे होनी है। मियां साहब को सजा हो चुकी है, वो एक स्पेशल अरेंजमेंट के तहत पाकिस्तान से बाहर गए हुए हैं। लेकिन जरदारी साहब को भी बहुत सारी सहूलतें मैसर हैं। यानी जिस किस्म का ये केस है, जिस किस्म का जाली अकाउंट का केस है, जिसमें 23 अरब 25 करोड़ की अब तक रिकवरी हो चुकी है बकौल चेयरमैन नैब के। 172 मुलजिमान में से बेशतर जो है वो प्ली बारगेन की दरखास्तें दे चुके हैं और बड़े बड़े पॉलिटिकल लोग इसमें एक्सपोज हुए हैं, बहुत सारे फ्रंटमैन पैसा वापस कर रहे हैं। तो ये भी तो केस है और इस केस के अंदर भी लोग जमानतों पे हैं। ऐसा नहीं है कि वो बदस्तूर गिरफ्तार हों, वहां पे भी जमानतें मिली हैं और वहां पे भी एक डील का तासुर पहले दिया गया था मुख्तलिफ पार्टीज की जानिब से। अब इसके ऊपर हम बातचीत का आगाज करेंगे। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, मैं तारुफ आपको कराऊं। सबसे पहले इस्लामाबाद में हमारे साथ अली गौहर बलोच साहब मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर रमेश कुमार साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्वाइन कर रहे हैं। तैमूर तालपुर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया तालपुर साहब आपका भी। और कोशिश करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने शाहज़ेन बुगटी साहब को एक खुसूसी ओहदा दिया है और वो बहुत अहम जिम्मेदारी है, ये उनके लिए भी एक चांस है और इस हुकूमत और इस्लामाबाद और बलूचिस्तान के बीच में एक पुल का किरदार अदा करने के लिए सबके लिए एक मौका है। क्या इस मौके से फायदा उठाया जा सकता है, ये भी आज कोशिश करेंगे बात करने की। लेकिन सबसे पहले मैं ले जाता हूं मामला तैमूर तालपुर साहब के पास। तैमूर तालपुर साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो शिकवे और गिले कर रहे हैं, इनको सिर्फ हम ये देखें कि एक इलेक्शन का माहौल है या ये कोई हकायक है जो वो बयान कर रहे हैं, या सिर्फ उन्होंने इलेक्शन में फायदा लेने के लिए इधर की उधर और उधर की उधर कर दी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान भाई, ये सियासत का हुस्न होता है जी। और जब हम पीडीएम में एक पेज करते तब भी आपको याद होगा कि दोनों मरियम नवाज साहिबा ने और बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा था कि हम कन्फ्रंटेशन करेंगे, हम सियासत करेंगे, एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े होंगे, पर वो जबान इस्तेमाल नहीं करेंगे जो हमारे पीटीआई के लोग करते हैं। हम लोगों की बहनों को गलत ताने गंडापुर की तरह नहीं देंगे। तो सियासत में ये होता है, सियासत में हर कोई अपना मौकफ पेश करता है और मौकफ पेश करना चाहिए। और इलेक्शन में जज्बात हाई होते हैं, इलेक्शन में दोनों तरफ से तकरीरें होती हैं और मेरे ख्याल से ये एक हेल्दी साइन है, ये एक पॉलिटिकल फ्रीडम का एक आपका जज्बा है जो आप जाहिर करते हैं। जाहिर बात है दोनों पार्टियां दू बदू आमने सामने खड़ी हुई हैं। नून लीग भी चाहती होगी कि वो जीते, हम चाहते होंगे हम जीते,
तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से कोई ऐसी बात नहीं हुई है कि जिसको हम इतना सीरियसली लेंगे। तो नॉर्मल पॉलिटिकल टॉक और पॉलिटिकल डिबेट में जो हम समझते हैं हम उसका तो चीजें जाहिर कर सकते हैं, हमें राइट है उस चीज का कि हम वो सब बातें करें जो हमारे जहन में है, जो हमें शिकवे हैं, जो हमें शिकायतें हैं। और दोनों तरफ से इस तरह होता है, हम वहां से भी ये बात सुनते हैं और हम भी ये बात करते हैं। ठीक है, बस मुझे सिर्फ इतना दें कि ये जो शिकवा शिकायत है ये नहीं है कि उन्होंने करप्शन की, वो ये भी नहीं है कि उनके साथ जो है वो बैड गवर्नेंस थी, ये भी नहीं है कि उन्होंने मुल्क को मसाइल में धकेला। पॉलिटिकल चीजें तो ये होती हैं। आप एक बुनियादी नुक्ता जो आप दोनों के बीच में तय पा गया था कि मिलकर एक जिद्दोजहद करनी है पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत के लिए, अब उस पर आप लोग एक दूसरे को ताने दे रहे हैं कि ये वो है जो जमहूरियत का दुश्मन है और दूसरी ताकतों के साथ जाकर उनकी गोद में बैठ रहा है। ये मैं जानना चाहता हूं, ये कन्विंस्ड हैं आप इस बात पे कि पीएमएलएन इस वक्त जमहूरी दुश्मन कुव्वतों के साथ मिल रही है? इमरान साहब, बहुत आजकल माहौल एक डिफरेंट हुआ है। अगर आप देखेंगे, एक तरफ हमारे ही दूसरे भाइयों को दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से कोर्ट से भी रिलीफ मिल जाता है, उनको बाहर भी जाने दिया जाता है, और वहां पर आसिफ अली जरदारी साहब जो कि उनके वालिद मोहतरम हैं, जो अस्पताल में थे, काफी सीरियस थे, काफी दिनों से उनको इलाज उनका चल रहा था और डॉक्टर ने सख्ती से उन्हें मना किया था कि वो ना निकले, ना जाए कोर्ट से, फिर भी हमें जबरदस्ती वहां पर ले जाया गया। तो ये सब चीजें जो है, जब आप देखते हैं दो सूबों में किस तरह से डिफरेंशिएट किया जा रहा है, सिंध को उसके पानी का राइट मारा जा रहा है, सिंध को उसका ड्यू शेयर ऑफ एनएफसी अवार्ड नहीं मिल रहा है, सिंध को स्कीमें जो हर सूबे का डेमोक्रेटिक राइट है मिल रही है, पर वो भी सिंध को जो है नील बटा नील कर दिया जा रहा है। तो ये सब चीजें हैं जो एग्रीवेट करती हैं हमें, जो सामने आके मिलजुल के एक अलग स्टोरी, एक अलग पेज हमारे सामने लाते हैं। सर बलोच साहब, वाकई पीएमएलएन से ये शिकवा पीपल्स पार्टी का जायज है कि वो आर या पार से पांव पकड़ने तक आ गए हैं और कुछ एस्टेब्लिशमेंट के साथ डीलें, आपका डोमिसाइल भी अच्छा है, ये चीजें ये बता रही हैं कि आप डील कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी उन कुव्वतों से इस वक्त लड़ाई कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें इमरान, मेरी कोशिश तो हमेशा ये होती है कि हर प्रोग्राम में और बिलखसूस आपके प्रोग्राम में आपका एक क्वेश्चन करने का अपना एक तरीका है, और मेरी कोशिश होती है कि रियलिटी पर मबनी बात की जाए, सादा बात की जाए और फहम के मुताबिक की जाए, जो सबके समझ में भी आ जाए और बात भी बिल्कुल क्लियर करनी चाहिए। देखिए, बात यह है कि कोई भी एनालिस्ट हो या कोई भी सियासतदान हो, वो टॉक शोज में बैठकर अखबारात में जो भी तजिया करे, लेकिन एक वो खामोश सुनने वाला और देखने वाला होता है जिसकी जो है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी दिल से वो मेरी बात सुनेगा, आपकी बात सुनेगा, मेरे मुखालफिन की बात सुनेगा, फिर वो अपना एक नैरेटिव बनाता है एक माइंड में कि ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में। हकायक ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब गवर्नमेंट में थे, अभी उनके 12 महीने साल पड़ा था जिस वक्त उनको डिस्क्वालीफाई किया गया। एक माहौल बनाया गया, हमारी हुकूमत 2013 में बनी, अभी उसको सिर्फ चंद दिन हुए थे कि धरने, हमारे इर्द गिर्द धरनों ने हमें घेर लिया, और एक उस माहौल में हमने गवर्नमेंट चलाई और उस माहौल में हमने बड़े बड़े टारगेट्स अचीव किए जो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बेहतर थे। मैं अपनी बात को बिल्कुल शॉर्ट करता जा रहा हूँ। बहरहाल मियाँ साहब को नाअहल करार दे दिया गया, मियाँ साहब को पाबंद सलासल किया गया, उनकी बेटी को 2 दफ़ा, और ख़ास तौर पर एक सीन में आपको याद करवाता हूँ कि जब वो जेल में अपने वालिद से मिलने के लिए गई, जब उनकी बेटी मरियम साहिबा की बेटी भी उनके साथ थी, और अपने वालिद और उनकी बेटी के सामने उनको गिरफ्तार किया गया, और जिस पर उनकी बेटी ने मतलब है कि वो उस वक्त परेशानी का काफ़ी इजहार किया, और उस बात को मीडिया पर भी क्रिटिसाइज़ किया गया कि ये कम अज़ कम इस किस्म के रवैये नहीं होने चाहिए। गिरफ्तारी ठीक है, लेनी आप किसी भी जगह पर ले सकते हैं, लेकिन ये तरीक़ाकार गलत है। हमदा शहबाज 2 साल जेल में रहे, शहबाज शरीफ साहब का पीरियड मेरा ख्याल है वो भी 2 साल से ऊपर या कुछ कम होगा, वक्तन फ़क्तन जेलों में रहे। तो परसों एक सवाल, मैं भी उधर था मीडिया टॉक में, कल जब मरियम साहिबा से डील के बारे में यही सवाल आप वाला किया, उन्होंने कहा कि हमने अगर डीलें करनी होती ना तो इस स्टेज पर हमारी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अब हम डील के ज़रिए नहीं, हाँ हम डील चाहते हैं, हम डील ये चाहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिले,
हम डील ये चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पॉलिटिक्स में अपनी इंटरफेरेंस जो है, मेरी गुजारिश सुन ले। शायद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि हम भी धांधली करके आए थे। नहीं, वो इस तरह नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि होता ही है कि हमेशा किसी ना किसी को फेवरेट किया जाता है। हम हमेशा जब आए फेवरेट होके आए, और ये सबको पता है। नहीं, मैं इसमें शायद खाकान अब्बासी साहब सीनियर हैं, मतलब आप उनके बयान को अपनी नज़र से देख रहे हैं। मेरा एक अपना स्टाइल है। मैं उनके बयान को इस पैराए में देखता हूं कि जो धांधली 2018 में हुई है वो पाकिस्तान की हाँ थोड़ी बहुत कोई किसी मनपसंद को फेवर दे दी जाती है, लेकिन इस तरह से नहीं कि या ये काम मुशर्रफ टाइम में हुआ था जिस तरह से इलेक्शन को बिल्डोज किया गया था, या ये काम 2018 के इलेक्शन में हुआ है। लेकिन शायद खाकान अब्बासी साहब का भी कहने का मकसद ये था कि देखें, जब हम बात करते हैं किसी एक इंडिविजुअल के बारे में, मिसाल के तौर पे बाजवा साहब के बारे में कर ली, ISI के बारे में कर ली, चीफ के बारे में कर ली, फिर भी हमें क्या कहा जाता है कि आप फौज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अगर हम जनरल बात करते हैं फिर भी हमें कहा जाता है फौज को हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हम फौज में वो लोग नहीं हैं जो बॉर्डर पे खड़े होकर शाते दे रहे हैं। मतलब है हम अंधे हैं या हम मुसलमान नहीं, हमारे दिल में हम उनको क्रिटिसाइज क्यों करेंगे? हम तो उनका एहसान ही नहीं चुका सकते बासियत पाकिस्तानी कौम। लेकिन खुदारा, अगर आप पाकिस्तान में सियासी इंतशार को ख़त्म करना चाहते हैं, अगर आप पाकिस्तान में मुआशी जो मतलब है कि जो गिरावट है उसको रोकना चाहते हैं, और पाकिस्तान के इस्तेसाल को रोकना चाहते हैं, और पाकिस्तान को स्मूथ लाइन पे डालना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी होगा आपको सबूत लेकर अदालत में जाना चाहिए कि फौज ने धांधली करवाई है। सर देखें, ये तो आपको फौज भी कहती है ना, मुझे ये बात देखें, जब इमरान खान ने कहा कि धांधली हुई है, वो अदालत तक है ना, और अदालत का कमीशन बना, और अदालत के कमीशन ने कहा कि सिस्टमैटिक धांधली नहीं थी, लेकिन धांधली बहुत हुई है 2013 के इलेक्शन में। ये नहीं कहा था, अदालत ने कहा था कि मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई ना। चले 40 सफ़ों में, फॉर एग्जाम्पल मेरा बस चला, मैं कैंडिडेट हूं MNA का, मेरा बस चला, मैंने कुछ 4 वोट डलवा लिए, कुछ फेवर ले गए। आपको याद होगा यार सादिक साहब पर ये इल्जाम लगा था, उन्होंने रिजाइन किया, उनको दोबारा इलेक्शन में जाना पड़ा और वो दोबारा जीत कर आए। मकसद ये है कि गवर्नमेंट के एक लेवल पे जाकर तो फिर लोग, लेकिन बाकी तीनों सीटों पे हार गए थे आप। नहीं देखें, उस बाकी तीनों जगह से आप हार गए थे। साद रफीक साहब का इलेक्शन ही नहीं हुआ था, साद रफीक साहब को तो इलेक्शन नहीं हुआ। आप बाकी जगहों से आप हार गए थे। नहीं, चार उन्होंने हल्के कहे थे, 4 में से 3 वो जीत गए थे, 1 आप जीत गए। नहीं, साद रफीक साहब का तो इलेक्शन हुआ ही नहीं था। आप वहां लोधनावाला भी हार गए थे। उसमें से कौन से कैंडिडेट थे मुझे वैसे नहीं याद। लोधनावाला इलेक्शन आप हार गए थे। और आपको पता जहांगीर तरीन कहां से आ रहा था, उसका बेटा लोधनावाला हमारे टाइम में इलेक्शन हुआ था, हार गए। जहांगीर तरीन का बेटा हमारे कैंडिडेट से वो एक अलग इलेक्शन, ठीक है। मकसद है वो उसी पर है। अगर हम अनपॉपुलर पार्टी थे तो हमें वो, हाँ अनपॉपुलर पार्टी, ये एक्सपोज किधर हुए? ये एक्सपोज हुए कराची के इलेक्शन में आके, ये एक्सपोज हुए डस्का के इलेक्शन में आके, ये एक्सपोज हुए KPK में खटक साहब के हल्के के इलेक्शन में आके, ये एक्सपोज हुए गुजरात के इलेक्शन में आके, कि ये वाकई मुनज़्ज़म धांधली के जरिए। एक और चीज मैंने जो सर्वे कराया उसके मुताबिक, अगर तो इसको एक्सपोज होना कहते हैं, तो एक और सूबाई इलेक्शन होने जा रहा है, वहां पे भी हो जाएंगे, जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक, क्योंकि वहां पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट पैथेटिक तरीन कैंडिडेट, यानी जो चुन के सबसे अजीब कैंडिडेट हो सकता था वो लेकर आए और उसको इलेक्शन लड़वा रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है वहां पे। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास जाता हूं, डॉक्टर रमेश कुमार साहब। डॉक्टर साहब, ये PMLN और पीपल्स पार्टी एक दूसरे पे इल्जाम ये लगाते हैं कि ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हैं, वो कहते हैं नहीं जी आप मिले हुए हैं एक्चुअली, और फिर ये जब दोनों इकट्ठे होते हैं तो वो इल्जाम लगाते हैं कि आप मिले हुए हैं। एक्चुअली कौन मिला हुआ है सर, कौन किधर मिला हुआ है? इमरान, पहली चीज तो ये कि ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के ऊपर माजी से इल्ज़ाम लगाते हुए आ रहे हैं, आज भी उसी मोड़ के ऊपर खड़े हो गए हैं। थोड़ी देर के लिए एक दूसरे के साथ निकाह हुआ था और वो दोबारा ख़त्म हो चुका है। रही बात डील की या बातों की या एस्टेब्लिशमेंट के साथ, ये मैं समझता हूँ दोनों एक ही रास्ते के ऊपर है, चाहे पीपल्स पार्टी है चाहे PMLN है। हाँ, PMLN के अंदर एक छोटा सा ग्रुप है, वो थोड़ा सा एग्रेसिव होता है मगर एक्शन के साथ नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये बातें करना अच्छी बात नहीं है। हमें इल्ज़ाम लगाना बहुत इजी है। मैं खुद 2002 से इस मुख्तलिफ सिस्टम को देखता और आ रहा हूँ। आप भी मीडिया के ऊपर हैं,
हर वक्त एक परसेप्शन डेवलप हो जाता है कि इस मर्तबा इसकी हुकूमत आने वाली है। इस मर्तबा जब क्यू की हुकूमत 2007 में ख़त्म हुई तो बिल्कुल मुकाबला था कि कांटे कांटे का मुकाबला था कि ये पीपुल्स पार्टी या दोनों में कांटे का मुकाबला होगा। जब नून लीग की हुकूमत आई उस वक्त सबको पता था कि नून लीग जिस स्पीड से वर्क जा रहा है और वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ आएगी। इस वक्त सबको पता था कि पीटीआई, मगर वो परसेप्शन अवाम का हालात का देख के आप इस्टेब्लिशमेंट को अगर कसूरवार कह दें, ये अच्छी बात नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट को आप खुद इंटरफेयर कराना चाहते हैं, आप खुद उनके पास जाते हैं कि आप हमें यहाँ पे रिलैक्सेशन दे दें, हम ये करने के लिए तैयार हैं, यहाँ पे रिलैक्सेशन दे दें, हम ये करने के लिए तैयार हैं, तो फिर थोड़ी बहुत ये चीज़ें होती होंगी, मगर उसके लिए भी ताली एक हाथ से नहीं बजती है। हम खुद उनके पास जाते हैं, वो नहीं आते हैं उनके पास। बात यह है कि हमें अगर डेमोक्रेटिक फोर्सेस हम हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज आपस में बैठ के इसी इलेक्ट्रो रिफॉर्म को अगर करें तो सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, मगर इलेक्ट्रो रिफॉर्म करना नहीं है। आप मुझे बताएं कि मैं आपको बताऊं 2002 की इलेक्शन से 2008 की इलेक्शन बेहतर थी, 2008 की इलेक्शन से 2013 बेहतर था, 2013 से 2018 बेहतर हुआ है। यही तरीक़ेकार है कि 18th अमेंडमेंट के बाद दूसरी मरतबा जो 2017 आया, 18th अमेंडमेंट के बाद 2017 का जो इलेक्ट्रो रिफॉर्म आया, अभी आप 2022 का इलेक्ट्रो रिफॉर्म लेके आए, ऑटोमेटिक माहौल बेहतर हो जाएगा। यही तरीक़ेकार है। बाकी मैं नहीं समझता कि एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि पीटीआई तो अभी मैदान में आई ना, पीपुल्स पार्टी पीएमएलएन एक दूसरे के जो ना बिल्कुल जानी दुश्मन है। जैसे आज भी आसिफ साहब ने कहा कि मेरा डोमिसाइल ये है, मतलब ये सूबे की जो सियासत। सर एक मिनट, इलेक्टोरल रिफॉर्म में आप बताएं कि कौन सी चीज ऐसी है जो होनी चाहिए? ये दोनों पार्टियां ये कहती हैं कि इलेक्टोरल हो चुके हैं, सिर्फ इंप्लीमेंट करवाएं, कानून मौजूद है, अमल करवाएं और इदारों को मुदाखलत से बाज रखें, ये तो ये कहते हैं। आप बताइए कि कौन सी ऐसी चीजें जो होनी चाहिए इलेक्टोरल रिफॉर्म में? देखें, प्रैक्टिकली चीजें देखनी पड़ती है, इंटरनेशनली देखना पड़ता है कि कौन से मुल्कों में जहां पे इतनी बड़ी बड़ी इंडिया जैसे मुल्कों में इलेक्शन होती है मगर रिगिंग की वहां पे इतला नहीं आती, जो हारता है दूसरा उसको जो है वो मुबारकबाद मिल जाती है। तो ये तरीक़ेकार, एक तो मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बननी चाहिए कि आज अगर हम हारें, मुझे बताएं कि अभी इलेक्शन कमीशन को ये सारे लोग नहीं मानते हैं। क्या आपने देखा नहीं कि पीपुल्स पार्टी जो 5वें नंबर पे थी वो आपकी अभी जो इलेक्शन हुई बाई इलेक्शन वो जीत गई और पीटीआई भी हार गई, पीएमएलएन भी पीछे रह गई, सारे पीछे रह गए। अगर नौशीन इख्तियार की पोजीशन सर उन्होंने दिन रात सिंध के अवाम की खिदमत की है, उन्होंने सिंध को गुले गुलजार बनाया, सिंध की अवाम की खिदमत की, लोगों ने उनको उसका अजर दिया। अब सर ये तो ना करें ना, वो आप दिन रात एक किया हुआ है, उनको नींद भी नसीब नहीं होती, इतना काम करते हैं वो। देखिए, मैं तो कहता हूं चाहे गिलगित की इलेक्शन हो, चाहे कराची की इलेक्शन हो, चाहे डस्का की इलेक्शन हो, जो इलेक्शन हो जाए हमें उसको कबूल करना चाहिए, उससे सीखना चाहिए कि हमारी जो गलतियां हैं वो नेक्स्ट टाइम नहीं हो, और वो नेक्स्ट टाइम नहीं हो उसके लिए हम आपस में बैठे, सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैठे। और मुझे ये पता चला है कि नवीद कमर को पीपुल्स पार्टी ने इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी के लिए रिकमेंडेड कर दिया है। पीएमएलएन भी मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब कर लेंगे किसी को, अगर वो आ जाता है तो हम वोटिंग मशीन के ऊपर, ई वोटिंग के ऊपर भी जा सकते हैं। दूसरी चीज़, ओवरसीज़ को जो वोट का हक देना चाह रहे हैं उसके ऊपर भी डिस्कस होगा। एक रिफॉर्म, इलेक्ट्रो रिफॉर्म हर इलेक्शन के बाद आना चाहिए कि ये सिस्टम, क्योंकि सिस्टम की बेहतरी जो है ना इतनी ईजी नहीं है कि इदारों के ऊपर, चाहे नैब रिफॉर्म हो, एहतसाब का भी निज़ाम रिफॉर्म होना चाहिए, जुडिशल रिफॉर्म होना चाहिए, इतने ज़्यादा केसेस हैं, इधर भी रिफॉर्म होना चाहिए। मगर पार्लियामेंट के अंदर एक दूसरे के ऊपर हम गाली गलौज करेंगे, जुडिशल रिफॉर्म बड़ी आपने तो गहरी बात की है, होना चाहिए और उसके लिए स्टेक होल्डर्स को बैठ चाहिए। लॉयर्स ने इतनी बड़ी मूवमेंट चलाई कि वो इस खत्ते की तारीख में एक बेहतरीन मूवमेंट थी, लेकिन उस मूवमेंट के सम्राट अगर ना आए तो क्या फ़ायदा। और उसके सम्राट के लिए ज़रूरी था कि कुछ रिफॉर्म्स लाई जाती सिस्टम के अंदर। मैं जुडिशल रिफॉर्म्स के ऊपर अलग कभी बात करेंगे इंशाल्लाह, और उतनी करेंगे जितनी हमें कानून इजाज़त देता है। लेकिन मैं पहले ज़रा थोड़ा सा पीपल्स पार्टी से, नवाब साहब ये मुझे बताएं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आपने सैयद नवीद कमर साहब को चुन लिया, ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है,
इसके अंदर आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी चीजें जो होनी चाहिए? और दूसरा, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक कितना जरूरी है आपकी नजर में? अब सबसे बड़ा जो फुकदान है वो ट्रस्ट का है। हमारा एक बहुत ट्रस्ट डेफिसिट है, क्योंकि जिस इंसान ने जो वादे किए थे अपनी आवाम के साथ, उसका सारों का आके उलट करके दिखा दिया। तो अब समझिए कि जो बात अब वो करेंगे उस पर खड़े होंगे। जिसने करप्शन खत्म करनी थी वो 117 से 124 पे लाया। जिसने कर्जे ना लेने थे, खुदकुशी करनी थी, उसने इतना कर्जा लिया कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी किसने इतना कर्जा ना। तो वी हैव अ बिग सीरियस ट्रस्ट डेफिसिट ओवर हियर, जो मुझे नहीं नजर आता किसी तरह से खत्म होते हुए। हम बात करते हैं, हमारी 100 नाराजगियां नून लीग से होंगी, हमारे मसले होंगे, हमारे डिफरेंसेस होंगे, हमारी आइडियोलॉजी का भी, पर फिर भी नून लीग एक पॉलिटिकल जमात है, उनसे बातचीत कर सकते हैं, उन पर भरोसा फिर भी कुछ ना कुछ किया जा सकता है। पर पीटीआई तो एक पार्टी नहीं, तो एक इलेक्टेड लोगों का, जो जिस तरह से है आपको भी पता है। वो सर आपने बातचीत तो शुरू कर दी है उनके साथ, बंदा भी आपने दे दिया अपना। उनको बड़ा जो है अच्छा लगा, इलेक्शन ये वाला बेहतर था, पर इंशाल्लाह ताला आने वाला इलेक्शन इनको बेहतर नहीं लगेगा, क्योंकि जो इनको लेके आए वो भी अब इनसे बहुत बेजार और तंग हो गए हैं। जो हालात इन्होंने मुल्क के जहाँ पहुंचा दिए हैं, वहां पर हमें नहीं नजर आता कि किस तरह और कैसे वापस नॉर्मेलिटी की तरफ जाएंगे, और कैसे इन्फ्लेशन जो आज लोगों को मार रही है वो कैसे कंट्रोल। नहीं सर, ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट, ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का हक, आपके ख्याल में ये उनका हक है कि वो वोट डालें? उनको ये हक मिलना चाहिए? बिल्कुल उनका हक है, पर उसका कोई तरीकेकार होना चाहिए। मेरे ख्याल से असल राइट तो जो आपके रह रहे हैं, जो आपके पाकिस्तानी पाकिस्तान में रह रहे हैं, जो आपके वो सर तरीकाकार तो आप तय करेंगे ना, पता है वो आप हमें बनाकर देंगे वो तरीकाकार। हाँ, फिर से ट्रस्ट डेफिसिट, वही फुकदान, एतबार का फुकदान, भरोसे का, यूटर्न्स का परेशानी, यूटर्न्स का डर, हर बात से मुकर जाने की बात। रात को एक बात करते हैं, मूड अच्छा होता है, सुबह को फिर उस बात से भी मुकर जाते हैं। अब तो हम कैसे जो है इन चीजों पर भरोसा करें? अवाम ने तो भरोसा नहीं किया, अवाम ने तो बता दिया आपको 13 में से 12 इलेक्शन ये लोग हारे। देखिए, हम आप पे तो भरोसा कर सकते हैं, आप और पीएमएलएन एक दूसरे पे भरोसा तो कर सकते हैं। देखिए, आपकी बड़ी स्ट्रेंथ है, आप हुकूमत के साथ जो चीज तय करेंगे, जो लिख देंगे, कानून तो वही बनेगा ना। नहीं बनाएंगे तो आप वोट मत डालिएगा, अगर वो बनाएंगे कानून आपकी मर्जी का तो वोट डालेगा। बैठना शर्त है। ट्रस्ट का डेफिसिट हमेशा खत्म होता है बैठने से, सिस्टम के अंदर आने से। मैं ये जानना चाहता हूं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक आप कह रहे हैं मिलना चाहिए, इसके लिए कानून साजी चाहिए। क्या आप हुकूमत के साथ मिलकर ऐसा कानून बनाएंगे कि वो शफाफ तरीके से अपना वोट कास्ट कर सके? बिल्कुल जी, बिल्कुल। हम बहुत चीजें करना चाहते थे, बहुत बार पहले भी हमने बैठे साथ, इनके साथ जो बातें की वो उनसे मुकर जाते हैं। और ऊपर से आपने कि हमारा बहुत बड़ा वोट का राइट है, पर आपने इस बजट में देखा होगा कि हमारा वोट का राइट भी जो है रेज ऑफ हैंड्स का छोड़ के, वोट काउंट के बगैर स्पीकर साहब ने जो है सो बजट पास कर, जो कि हम समझते हैं कि गैर कानूनी है। तो अगर फिर से ऐसी कोई हरकत हुई, फिर से ऐसा कोई ड्रामा हुआ, तो हाउ आर वी गोइंग? नहीं सर, वोट काउंट हुआ था, आपको याद नहीं है? आप लोगों की निशानदेही के ऊपर दोबारा वोट काउंट हुआ था और 172 मेंबर्स के बारे में बताया गया कि उन्होंने इस तरफ वोट किए हैं। वोट काउंट हुआ था लेकिन निशानदेही पे हुआ था। मैं जरा बलोच साहब, आप मुझे बताएं सर कि ये ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट का हक आम है सर? देखें, बिल्कुल आम है। असल में इमरान मसला ये है, उसमें तो खैर एक शहबाज साहब ने एक प्रपोजल दी है कि वो उनको भी नुमाइंदगी जो है वो मुतनासिब नुमाइंदगी के जरिए कोई देना चाहिए, उनको वोट का हक दे। दुनिया में असल प्रॉब्लम ये है इमरान कि सिर्फ इलेक्शन डे पे इलेक्शन रिग नहीं होते, ये इलेक्शन से बहुत पहले प्लानिंग शुरू हो जाती हैं। जिस तरह से मैंने मैंने अर्ज की है कि 3-4 महीने पहले हमारी डेवलपमेंट ग्रांट्स रोक दी गई जब हमारी गवर्नमेंट थी, फिर हमारी क़यादत के ट्रायल शुरू कर दिए गए, फिर उससे पहले धरने दिलवाए गए, फिर जब कोई भी ना चला, हाँ जो इलेक्शन पर आकर हुआ आरटीएस सिस्टम बना जो रात के 12 बजे बंद कर दिया गया। उसके बाद फिर कैलकुलेशन की गई कि कितनी सीटें नून को और हरवाई जाएं तो इनकी पंजाब की गवर्नमेंट ख़त्म हो सकती है, कितनी हरवाई जाएं तो मरकज़ में हो सकती है। फिर उन चीज़ों मेरे हल्के के नीचे 4 MPs के हल्के लगते हैं। ये पाकिस्तान के इदारे कर रहे थे, मतलब लोग ही हम तो कहते हैं,
इदारे तो नहीं मुलव्वस हो सकते, लोग होते हैं चंद लोग जो चंद लोग कर नहीं सकते सर, अपनी चंद लोग मर्जी कैसे के कर सकते हैं सर? इदारों में बैठे हुए चंद लोग करते हैं फिर इस तरह एक लॉबी जिस तरह पॉलिटिशियन में यानी लोगों के वोट का कोई ताल्लुक नहीं था इस इलेक्शन से? नहीं था, लेकिन बहुत सारी सीटें जो थीं वो जो उन्होंने टारगेट किया हुआ था कि हमने फलां पार्टी की गवर्नमेंट बनानी है और उसके लिए हमें इतनी सीट्स चाहिए, उससे उन्होंने ज्यादातर सीट्स पंजाब में नून लीग से छीन ली, केपीके से भी सर मैं देखें ये इलेक्शन में हमने बहुत बात की, मैं दोबारा सर आपसे पूछना चाहता हूं कि ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट शहबाज शरीफ साहब ने जो दिया वो तो एक अजीब सी चीज उन्होंने कही कि मखसूस नशिस्तें दे दें। अब वो खवातीन या अकलियतों की सीटें तो नहीं है ना, वो ओवरसीज पाकिस्तानी है, उनको वोट का हक वैसे ही मिलना चाहिए जैसे पूरी दुनिया के लोगों को मिलता है। आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का डायरेक्ट हक क्यों नहीं देना चाहते? तरीका आप बनाए बैठ के पीपल्स पार्टी के साथ। एपीसी हमने इसीलिए बुलाई थी शहबाज साहब ने, और उसमें फिर बिलावल साहब ने कहा कि मैं कश्मीर के इलेक्शन पर जा रहा हूं, वो इसी पर थी। जाहिर है हम बात करना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि बात का कोई संजीदा रिजल्ट निकले। 2023 के इलेक्शन के लिए ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ये निकाली गई है 2023 का इलेक्शन चोरी करने के लिए, तो आप उसको रद्द कर देना। तो हमने तो किया है, हमने तो रद्द किया, लेकिन हम तमाम कोई और अच्छा तरीका दे देंगे, ये ज्यादा शफाफ हो। बिल्कुल, उसी के लिए हमने तमाम अपोजिशन पार्टीज की एपीसी बुलाई थी, इलेक्शन रिफॉर्म्स पर बुलाई थी ना, जिसमें मौलाना साहब होंगे, पीपल्स पार्टी होगी, दीगर जिन्होंने इलेक्शन लड़ना है सब आ जाए। हाँ सब आ जाए, लेकिन उसमें गवर्नमेंट नहीं थी। इसलिए नहीं थी कि गवर्नमेंट तो ऑलरेडी हम समझते हैं कि एक फरीक बनी हुई है जो इलेक्शन को दोबारा रेट करना चाहती है। उसके अलावा हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज बनाई हैं जो उसमें हम तजावीज लाएंगे। गवर्नमेंट के इत्तेहादियों को भी आपने बुलाया? गवर्नमेंट के इत्तेहादियों को भी बुलाया? हाँ मेरा ख्याल है उसमें, शायद मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल बुलाया। हम वो तमाम अपनी नून लीग की तजावीज अपोजिशन के सामने रखेंगे, फिर हम मिलके को मुतफिका जो लाया अमल होगा। इनको बड़ी फिक्र, इनको फिक्र अपनी कारकर्दगी पर क्यों नहीं, इनको अगले इलेक्शन की रिफॉर्म्स की बड़ी फिक्र है। यकीन करें जो इस वक्त भी हमारे इलेक्शन है, अगर आरटीएस सिस्टम 10 साल से ना पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला यह है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो शहबाज शरीफ साहब ये कहते रहे, सारे कहते रहे कि जी काफ लीग की सीटें इतनी नहीं थी, ये धांधली करके आए, फिर वहां फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, फिर गंद रहा 5 साल। फिर आपकी हुकूमत आई, फिर इल्जाम लगा पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ ने कहा जी करप्शन करके धांधली करके आए, 5 साल फिर गंद रहा। अब इनके 5 साल भी उसी रोने के साथ गुजर गए। हम ये चाहते हैं पाकिस्तानी कि हमें सुख का ये सांस मिले कि अगले 5 साल हमें आप हंसते हुए नजर आए, रोते हुए ना आए। नहीं, अब भी हम हंस रहे हैं, इंशाल्लाह रोते हुए नजर नहीं आएंगे। स्ट्रगल या तहरीक चलाना तो वो हमारा हक बनता है, लेकिन अगर आप सच सुनना चाहते हैं तो फिर सुने आप मुख्तसर। फिर ब्रेक के बाद ना सुना लें सच, ब्रेक के बाद सुना लें। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, कोई सच है जी वो सुनते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। जी आप कुछ सच बोलना चाह रहे थे? जी देखें इमरान, गुजारिश ये है कि मैं कहता हूँ कि मेरे घर में खुदा न खास्ता बंदा, हर बंदा अपने घर की हिफाजत के लिए कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लेता है। किसी ने लोहे की बाड़ लगा दी, किसी ने घर के गेट के अंदर से ताला लगा दिया, किसी ने उससे अंदर एंट्रेंस वाले डोर के भी लगा दिए, किसी ने घर में अंदर ग्रिल्स लगवा दी। बात यह है कि सारा कुछ करने के बाद अगर डाकू जो है वो छत फाड़ के आ जाए, ठीक है, मैंने सुना है इस किस्म के केमिकल्स आए कि वो ताले पे डालो, ताला मेल्ट होकर पिघल के नीचे गिर जाता है। सुना क्या? देखें ठीक है। बात यह है कि ये टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई, रोकना डाकू को है। रिफॉर्म्स हमारे इस वक्त भी इलेक्शन में फॉर्म 45, तो उसके लिए रिफॉर्म्स कर दें आप। मतलब रिफॉर्म्स क्या करें, मतलब फॉर्म 45 है, बहुत फ्लॉज है। नहीं मेरी बात सुनो, नहीं फ्लॉज, हाँ फ्लॉज ये 19वीं सदी का सिस्टम है जो मैं ये कहता हूं आप तमाम फ्लॉज भी बंद कर देना। जब तक आप कुत्ता पानी से नहीं निकालेंगे ना पानी पाक नहीं होगा। तो निकालने के लिए बैठ जाए, तो रिफॉर्म्स की बात करते हैं ना, कुत्ता निकालने की कोई बात नहीं करते। तो सर वो भी रिफॉर्म से ही निकलेगा? नहीं, रिफॉर्म से निकलेगा। उस पर कोई रिफॉर्म, उस पर रिफॉर्म्स लागू ही नहीं होती। अच्छा, मतलब ये सच है, ये एक वो हकीकत है जो मानने, मकसद कुत्ते से मिसाल ये कि जो बुराई है सिस्टम की, असल बुराई है, असल बुराई ये है कि हम पॉलिटिशियंस को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं देना चाहते। असल बुराई ये है सिस्टम की। मेरी गुजारिश सुन लेना, आईजीआई जो थी वो लेवल प्लेइंग फील्ड थी नहीं, बहुत टाइम हो गया उसके। नहीं चले अभी एक मिनट है, अभी जो उन चीजों के हम बहुत कुफारे भी अदा कर चुके हैं, आप उन चीजों को नहीं दोहराना ना। आप 30 साल पुरानी मिसाल ना दे, अभी की बात करें। अभी की बात करते हैं, जिला वतनी के बाद की बात करते हैं। मुझे ये बताएं कि काला कोट पहन के मियां साहब मेमोगेट स्कैंडल के अंदर पहुंच गए अदालत में, किसके वकील थे?
देखें, बात ये नहीं है कि मैं यूसुफ रज़ा गिलानी को निकालने के लिए मियां नवाज शरीफ साहब ने जो कैंपेन चलाई, नहीं देखें, वो किसकी खिदमत की थी? मुझे ये बात बताएं, जो तहरीक चलाई थी जुडिशरी को बहाल करने के लिए, वो किसने चलाई थी? मियां नवाज शरीफ साहब ने चलाई। अगर मियां नवाज शरीफ साहब स्टैंड ना लेते असूली बातों के ऊपर, तो उनको साल उनका वो भी ज़ाया नहीं होता था, उनको डिस्क्वालीफाई भी नहीं किया जाए, उनके खिलाफ धरने भी नहीं होने थे, उनके खिलाफ ऐसी JITs नहीं बननी थी कि जिनके अंदर एजेंसीज के लोग हों, फिर उसको मॉनिटरिंग एक सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जज करेगा। सर सवाल कुछ और ना, यही पीपल्स पार्टी कहती थी कि हमारे खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर नवाज शरीफ ने 2 साजिशें की अदलिया बहाल करने के बाद। नंबर 1 मेमोगेट स्कैंडल, नंबर 2 यूसुफ रज़ा गिलानी को जबरदस्ती निकलवाना। नहीं, जबरदस्ती नहीं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बारे में जो कुछ हुआ था आपको पता है कि वो तो फिर उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब ने किया था। उनको बहाल किसने करवाया था? नहीं, अगर हमने जुडिशली को बहाल करवाया था, हम किसी इंडिविजुअल के साथ नहीं थे, हमने जुडिशली के लिए किया था और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने बहाल किया था। हम नहीं चाहते कि किसी भी इलेक्टेड बंदे का गला घूंटा जाए, हम नहीं चाहते। आप लोगों ने उनके लिए मुतालबे किए थे कि हटाओ यूसुफ रज़ा गिलानी को, घर जाओ निकल के, नहीं हिसाब दो। देखिए, बात लोगों ने तो बहुत सख्ती की। आपको पता है पूरे 5 साल में आप पीपल्स पार्टी के टाइम में एक बहुत सख्त हालात थे। उस वक्त भी इकोनॉमी का, बिजली की 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी, बहुत ज़्यादा इश्यूज थे। और मियां नवाज शरीफ साहब को 5 साल ये ताने सुनना पड़े थे कि मियां नवाज शरीफ साहब चाहे तो दूसरे दिन ही हुकूमत गिर सकती है। मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि मैं इस हुकूमत को नहीं गिरने दूंगा, ये जमहूरी हुकूमत है, ये 5 साल पूरे करे। अगर उस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब पीछे हट जाते तो वो ये हुकूमत 3 साल भी ना चल सकती। तो सर फिर मकसद ये है कि हम उस चीज का हिस्सा नहीं बने। सर इसका ये मतलब है कि जब आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हों और आप फायदे उठा रहे हों तब वो ठीक है, जब आप उनके खिलाफ जब आपको फायदा ना मिल रहा हो तब एस्टेब्लिशमेंट गलत है। यही तो हम कहते हैं कि यही तो हमारा मौक़िफ़ है कि हम एस्टेब्लिशमेंट को चाहते हैं कि वो अपना न्यूट्रल किरदार अदा करे, वो किरदार अदा करे जो पाकिस्तान के कानून आइन, क्या ये वो ये ना करे, इसका तासुर आप वो ये ना करे कि इस ए को MNA बनना चाहिए, बी को MNA नहीं बनना चाहिए, फलां पार्टी की गवर्नमेंट बननी चाहिए, फलां पार्टी की नहीं बननी चाहिए। सर लेकिन ये बात आपने 2013 के इलेक्शन में नहीं की, ये बात आपने 2008 के इलेक्शन में नहीं की। क्या उन दोनों इलेक्शन में कोई रोल नहीं था एस्टेब्लिशमेंट का? तमाम इलेक्शन में हमने। तो फिर आप तब क्यों? मैंने स्टार्ट में भी आपको कह दिया है, आपने कभी नहीं, एक दफा नहीं। आप जब देखें आपका रिकॉर्ड है, आप जब इक्तदार में आए आपने एक दफा नहीं कहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने इस इलेक्शन में रोल प्ले किया। इमरान खान, यू नेवर सेड। ये आपका एक बयान है, मैं आपके मतलब एक बयान नहीं है सर, हमने सवाल नहीं, आपका सवाल है, मैं आपकी उस चीज की कदर करता हूं, लेकिन मैं उस बात से इत्तेफाक नहीं करता। जब मुशर्रफ का टाइम आया सबसे ज्यादा, मतलब उसके आप बताएं कि इक़्तिदार में नहीं थे। मैं वही कह रहा हूं ना कि मुशर्रफ के टाइम में किसको विक्टिमाइजेशन हुई? नवाज शरीफ में नहीं थे, सजाए मौत, 13 साल। फिर आप लड़े ना मुशर्रफ से, आप लड़े ना मुशर्रफ साहब से, लड़े हम। लेकिन जमहूरियत के लिए जब आप इक़्तिदार में आए आपने कभी नहीं कहा धांधली हुई। जब आप इक़्तिदार में आए आपने कभी नहीं कहा कि एस्टेब्लिशमेंट इस इलेक्शन नहीं, ये बात नहीं, ये इधर में कहूं, एस्टेब्लिशमेंट में होता ये है कि कभी कभी 5-4 साल के लिए एस्टेब्लिशमेंट अपना वो 4-5 साल होते हैं जब आप इक़्तिदार में नहीं काम कर दे। देखिए ना, अब आप बात को घुमा के जिस तरह भी ले रहे हैं उसका तर्जुमा मैं यही कहता हूं ना, आप उन 5 साल को भी रियायत ना दे। हम तो ये कहते हैं कि इंटरफेरेंस बंद करें ना, अब ना कोई वो 5 साल आए ना कोई ये 5 साल आए। मैं एक चीज देखिए, मुशर्रफ गया, 1 मिनट है, चले मैं आपकी सर मेरे 1 सेकंड के लिए सुन ले। मुशर्रफ का टाइम आया, मुशर्रफ साहब की वर्दी उतरी, मुशर्रफ साहब गए, हमारी पंजाब में गवर्नमेंट बन गई, पीपल्स पार्टी की मरकज में गवर्नमेंट, अगले साल हमारी 5 साल मरकज में भी बन गई, पंजाब में भी बन गई। लेकिन उसके बाद फिर हमें सब कुछ वही, अब हम फिर उससे भी पीछे खड़े हैं जो मुशर्रफ का टाइम। सर देखें, हम ये कहते हैं मेरा बार-बार ये मैं तो फैक्ट आपके सामने रखूंगा। मियां नवाज शरीफ साहब 90s में इक़्तिदार में आए, ठीक था। 88 में इलेक्शन गलत था। 93 में बेनजीर इक़्तिदार में चीफ मिनिस्टर थे मियां नवाज शरीफ साहब। नहीं, इलेक्शन गलत था, लेकिन बेनजीर भुट्टो साहब धांधली से जीती थी, ये मियां साहब कहते रहे। फिर IGI बनी, नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आए, इलेक्शन ठीक था। उसके बाद 93 में नवाज शरीफ साहब हार गए, इलेक्शन गलत था। 97 में नवाज शरीफ साहब जीत गए, इलेक्शन ठीक था। परवेज मुशर्रफ साहब आए, इलेक्शन गलत था। ये फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब आए, धांधली हुई थी, ज्यादती हुई थी। उसके बाद 2013 में आप आए, इलेक्शन ठीक था।
2018 में आप फिर रह गए, फिर इलेक्शन गलत था। नहीं यूसुफ, कभी तो ऐसा हो गया। यूसुफ रजा गिलानी साहब जब सर आपने शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट निकाल सर मेरी गुजारिश सुने ना, हमने पीपल्स पार्टी के उसमें तो हम खुद चीफ मिनिस्टर, शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर मुझे पता थे, हमने ये नहीं कहा कि ये धांधली थी, लेकिन आपने इल्जाम लगाया था कि काफ लीग को धांधली से जिताया गया। सर काफ लीग की नहीं बात, मैं उस बात कर रहा हूं जब यूसुफ रजा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे, काफ लीग वही दौर था ना सर। पिछले जवाब नहीं आएगा। नहीं सर, 2008 के इलेक्शन में काफ लीग को मिलने वाली सीटों पे आप हमेशा ये कहते रहे कि इनको धांधली से मिली। नहीं काफ लीग पे जो सीट, सर काफ लीग तो बेनिफिशियरी मुशर्रफ के थे ना, मुशर्रफ साहब बाकियों से भी बात कर दें। नहीं चले कर ले, उसमें भी काफ लीग को फायदा पहुंचाया गया था। वही मैं कह रहा हूं, धांधली वाला इलेक्शन तक पुराना इस पार्टी में रहा हूं। सब बात ये है कि एक ट्रैक रिकॉर्ड है। इमरान जी, रमेश कुमार साहब, इमरान, मैं इस पुराना पार्टी में रहा हूं और ये एक मर्तबा जो चीज रटी हुई कहते हैं ना, पुराना नहीं, माजी करीब की बात करें रमेश भाई, पुराने नहीं, आप तो नए नए गए, याद जाने दें। नहीं, मैं नून की बात कर रहा हूं। मुझे पुरानी हिस्ट्री भी याद है, जब राणा चंद्र सिंह था हमारा बड़ा था, जब उस वक्त 2013 में हमारा भाई हमारे साथ किस तरीके से गया, अभी तो 3 साल हो गए, 5 साल किस तरीके से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आया, किस तरीके से उसने गिराने की कोशिश की गई, एक दूसरे के साथ क्या ज्यादतियां हुई, एक दूसरे के खिलाफ क्या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुआ, एक दूसरे की हुकूमतों में क्या उनके ऊपर नैब के केसेस बने, ये सारे इदारे बने, और आज जो रेस्पॉन्सिबिलिटी पीटीआई के ऊपर डाल रहे हैं वो तो ट्रांसपेरेंट तरीके से चल रही है। आप कम से कम बातें ये है कि हकायक को माने। मैं इमरान की इस वजह से कदर करता हूं, वो कहता है कि अगर आज की आप बात मानते हैं तो आप माजी में भी कहें। मैं 2002 से मुख्तलिफ इलेक्शनों का हिस्सा रहा हूं, मुझे पता है कि क्या कुछ होता रहा है, क्या कुछ सेटिंगें होती रही है, क्या नहीं, मगर बात यह कि वो कैसे दुरुस्त होगा, उस दुरुस्त करने के लिए हमें अपने आप को, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को दुरुस्त करना पड़ेगा। हमें डेमोक्रेटिक जितनी भी फोर्सेज हैं उसको बैठना पड़ेगा कि अगर हम खुद स्पेस किसी को देंगे तो स्पेस तो बन जाएगी। सिर्फ यहाँ पे क्या आप मुझे बताएं कि क्या लंदन के अंदर MI6 MI5 का रोल नहीं है? क्या FBI और CIA का, पेंटागन का रोल अमेरिका में नहीं है? हर जगह पे एजेंसियों का रोल होता है, मगर उसका रोल एक महदूद जो होता है। अगर वहाँ पे भी अगर ये सिस्टम हो कि पॉलिटिकल पार्टीज खुद उनके पास चले जाएं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, उनके इशारों के ऊपर करेंगी, तो लाजमी ये चीज़ें होंगी। तो हमें अपने आप को पहले दुरुस्त करना पड़ेगा, तभी ये माहौल बेहतर होगा। कम से कम हम अपनी गलती को अगर मानेंगे नहीं तो हम उसको रिजॉल्व कैसे करेंगे? हम हमेशा कहते जाते हैं और ये गलती माजी में। रमेश कुमार साहब, इनको कैसे मनाएंगे आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में? देखिए, उन्हें लगता है कि आप लोग यूटर्न ले लेंगे, आपको बताऊं, आप लोग उसके ऊपर मौके बदल लेंगे। नहीं इमरान, बात यह है, जब आसिफ जरदारी साहब ने मियां साहब को कहा 62 63 करो, तो मियां साहब ने कहा अब ये फंसा हुआ है, मुझे कहता है। फिर जब मियां साहब फंसा तो उसने कहा, तो आसिफ साहब ने कहा कि भाई अब मैं क्यों करूं, अब आप फंसे हुए हो। ये नहीं जाना चाहिए कि किसको टाइम कौन सा सूट करता है। जो चीज़ गलत है, सारी डेमोक्रेटिक फोर्सेस को, सारे MNAs को उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बैठे और उन चीज़ों को दुरुस्त करें। कोई भागने की बात नहीं है। हम ये समझते हैं कि नैब एहतसाब का निज़ाम भी मुनासिब नहीं है। इस तरीके से लोगों को 1-1 साल जेल में पड़े रहें और उसके बाद जो है वो आप उनके ऊपर कहेंगे केस नहीं बने, गलत है। टाइम फ्रेम होना चाहिए। कानून बहुत सारे बने हुए हैं। वुमेन प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस 2012 में आया हुआ है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस 2010 में आया हुआ है, अभी तक उसके लिए रूल बिजनेस नहीं बने। 2017 का मैरिज एक्ट आया, हिंदू मैरिज एक्ट, अभी तक उसके लिए ये नहीं बने। हमें मिलकर ये काम करना पड़ेगा। मगर हम सारी पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था लगी रहेंगी, असेंबली का माहौल ऐसे बनता रहेगा, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगी। मैं समझता हूँ इस बजट के इजलास के बाद प्राइम मिनिस्टर की स्पीच, नेशनल सिक्योरिटी का इजलास, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छा माहौल बनाए, आगे चलें, वे फॉरवर्ड करें, पुरानी चीज़ों को भुलाएं। अगर एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते गए, आज मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि जिन जिन लोगों ने जिसके लिए बुराई की वो उसी खड्डे में खुद जाके गिरा है। इस वजह से आज जो हमारी गवर्नमेंट ने एक ऑफर की है, चाहे एहतसाब के हवाले से, चाहे इलेक्शन के हवाले से, बैठें, कमेटी बनाएं, इलेक्शन, आप उसको
इलेक्शन कमीशन को ऑन बोर्ड लें, मगर मेन काम किसका है? पार्लियामेंट का है। अगर हम इस तरीके से लड़ते जाएंगे, ये वक्त हमारे हाथ से निकल जाएगा, नेक्स्ट इलेक्शन आएगी, फिर एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते जाएंगे। अगर पीपुल्स पार्टी PMLN अगर इकट्ठी बैठ सकती थी, जो कभी नहीं बैठ सकती थी, तो PTI तो अभी नहीं आई है। उनका कोई एक दूसरे के खिलाफ कोई खूनी इल्जाम नहीं है, कोई इतना इल्जाम नहीं है। यहाँ पे तो एक दूसरे की गवर्नमेंटें गिराई गई है, और स्पेशली मियाँ साहब ने तो 2 मरतबा जो मोहतरमा के साथ भी किया था, फिर यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ भी किया था। तो कम से कम हमें माजी को बुलाना चाहिए। हर बंदे से, हर पॉलिटिकल लीडर से गलतियां हुई हैं, उसको बुला के हम अपने आपको सही रास्ते के ऊपर लेके, और इस कोरोना के बाद वैसे भी कुछ खुदा से डरे। ठीक है तैमूर तालपुर साहब, देखें यहां पे एक रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड को जरा सीधा होना चाहिए ना। रिकॉर्ड ये है कि जो पार्टी भी कभी भी कोई भी इलेक्शन जीत के इक्तदार में आई है, उसने कभी नहीं कहा कि इदारों ने मुदाखलत की है हमारे इलेक्शन में। हां, जो हार गई उन सब ने कहा जी मुदाखलत की है। यानी पूरी जद्दोजहद अगर पॉलिटिकल पार्टीज की देखें एस्टेब्लिशमेंट के या इदारों के खिलाफ, वो उस वक्त होती है जब वो अपोजिशन में होती है। जीतने के बाद कभी किसी ने नहीं कहा। वो हर कोई कहता है जी मैं सुरखरू होकर आया, मुझे पब्लिक ने वोट डाले, मैं जीत कर आया। कभी कोई जीतने वाला भी कहे जी इलेक्शन गलत होता है और रिफॉर्म्स कर दें। इमरान साहब, सबसे पहले तो मैं वो एक बात, मेरे भाई ने, बड़ा सच्चा आदमी है डॉक्टर साहब, उन्होंने जो अब बात की तो मैं उसको फिर से नोट की मैंने, और मुझे बड़ी पसंद आई। उन्होंने कहा कि MI6 का रोल जो है ना वो रहना चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसके रोल रखने का मतलब फ्यूचर में आप समझ सकते हैं मेरे भाई का क्या बनता है MI6 को लाने के लिए यहाँ पर। तो ये मेरे भाई की नेक ख्वाहिशात है, वो चाहेंगे कि ये पूरी हो जाए, और उस पर हम शायद नहीं बनेंगे। आपने जहाँ तक बात की साथ बैठने की, मेरे ख्याल से जो बात की डॉक्टर साहब ने, जितनी सच्चाई डॉक्टर साहब की मुझे बातों से लग रही है, अगर इतनी सच्चाई मेरे ख्याल से इमरान साहब के अंदर होती तो अभी तक हम बैठ के बहुत सी बातें कर चुके थे। तीसरी बात मेरे भाई ने की कि हमारी तो कोई दुश्मनी नहीं है, हमारा तो कोई वास्ता इस किस्म का नहीं है, हम तो कोई बात कर सकते हैं, पुरानी दुश्मनियां नहीं है। तो मेरे भाई ना भूलिएगा डॉक्टर साहब, आपने आसिफ जरदारी साहब को अंदर कराया, आपने बिला वजह की उनकी बहन को, फरियाल तालपुर साहिबा को आपने अरेस्ट कराया। जो ज्यादतियां हुई एक औरत जात के साथ, आधी रात को 12 बजे उसको अस्पताल से निकलवा के जबरदस्ती जेल में शिफ्ट करा, ये काम दिन में भी हो सकता था। और जो ज्यादतियां एट द सेम टाइम शरीफ फैमिली के साथ भी, पूरे खानदान को एक साथ आपने बंद कर दिया। तो मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब ने या जरदारी साहब ने ऐसा एक दूसरे कुछ भी नहीं किया होगा, शायद कुछ तकरीरें कर दी होंगी जो आपने, आपकी जमात ने, नॉट यू, सॉरी माफ कीजिएगा, आपकी जमात ने करके दिखाया है। और अब आप भी चाह रहे होंगे कि नैब का जो कानून है हल्का हो जाए, और अब फिर पहले नवाज शरीफ साहब नहीं चाह रहे थे, फिर जरदारी साहब नहीं चाह रहे थे, और अब हो सकता है कि जरदारी साहब और नवाज साहब दोनों ना चाहे कि ये कानून चेंज हो, ताकि फिर से जब आपका वक्त आए तो जरा थोड़ा सा टेस्ट ऑफ द मेडिसिन हम आपको भी करा दें, ताकि सियासत में पता चले क्या कैसे होता है। हमारे तो लीडर जेलों में जाते हैं, जेलों में बैठे हैं डॉक्टर साहब। पर आपको याद होगा बड़ा एक जबरदस्त टॉक शो था जिसमें इमरान खान, सर मुझे ना एक चीज सर बड़ी अजीब लगती है, यानी शरीफ खानदान के किसी बंदे के साथ या खातून के साथ थोड़ी सी कानूनी सख्ती हो जाए तो ये बहुत ज्यादती है, और अगर भुट्टो खानदान के किसी बंदे या खातून के साथ थोड़ी सी भी ज्यादती हो जाए ना तो ये बहुत बड़ा मसला बन जाता है। सर आम पाकिस्तान को रोज जूते पड़े, आम खवातीन की रोज तजलील हो, दर्जनों वाकयात रोजाना होते हैं, कभी इतनी बड़ी लाइन आप नहीं लेते। यानी ये कोई खास आसमान से उतरे हुए लोग हैं जिनकी ज्यादा अलग इज्जत होगी, या इनके लिए कुछ लिख कर दिया गया है कि ये लोग ज्यादा बेहतर हैं, इनकी ज्यादा तकरीम की जाए? सर नहीं, नॉट एट ऑल। आपको पता होगा कि जिस तरह से बिलावल भुट्टो साहब और उससे पहले उनकी वालदा मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा वुमेन्स राइट के लिए बात करती थी, हमारे अपने, अभी कुछ वक्त पहले की बात है, हमारे किसी MPA ने किसी GDA की औरत के बारे में थोड़ा सा मजाक कर दिया था, उसे शोकास देके पार्टी से निकाल रहे थे। तो हमें इस चीज पर आप कभी भी नहीं देखें, जो गंडा बुरी बात करता है पीपल्स पार्टी के किसी रुकन में, चाहे वो चाहे भी, तो उसमें इतनी हिम्मत नहीं कि बात करे, क्योंकि हम इन चीजों पे, प्रिंसिपल्स पे बेस करते हैं। हमारी सक्सेस स्टोरी मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा के फुटस्टेप्स पर चलने की वजह से। तो आप हमेशा औरतों के राइट्स का मसला हो या गरीबों के मसले हो, आपने देखा जिस तरह से हमने स्वीप की पूरे सिंध में इलेक्शन, क्योंकि हमने परफॉर्म किया।
पीटीआई नंबर 1 से 5वें या 6वें नंबर पे चली गई। और मुकाबला हमारे साथ किसने किया? मुकाबला किया दू बदू नून लीग ने हमारे साथ बराबर के वोट उठाए, कोई 1000-2000 के वोट से हम जीते हैं। हालांकि वो पावर में नहीं है, उन्होंने काम नहीं किया, पर जो अजियत आज लोगों को मिल रही है, जो जिल्लत लोगों को पीटीआई की हुकूमत दे रही है, उसका बदला लेने के लिए कहा चाहे नून लीग आ जाए, पीटीआई आ जाए, पर जो जीता हुआ कैंडिडेट का उसको हरा के दिखाए, जो फेडरल गवर्नमेंट बैठे हैं। ये चीजें आपको बताती हैं कि काम हो रहा है या काम नहीं हो रहा है। अच्छा, अभी एक और चीज भी कही जा रही है सर, कह रहे हैं कि पीटीआई ने एक बहुत ज्यादा बात उठाई जा रही है अपोजिशन की जानिब से कि पीटीआई ने आजाद कश्मीर के इलेक्शन में धांधली का प्लान कर लिया है। यानी कैसे कर लिया है, कैसे साबित करते हैं? सबको इमरान सबको पता है कि पीटीआई जीतेगी, इस वजह से पहले ही कह देते हैं। जैसे गिलगित में जीती, पहले ही कह दिया, इस तरीके से यहां पे भी कह दिया। नहीं, वो तो जिसकी भी हुकूमत होती है वही जीतते हैं, गिलगित में भी और कश्मीर में भी। जिसकी आज तक का रिकॉर्ड है, जिसकी हुकूमत होगी वो जीत जाएंगे। अब आज पीएमएलएन की हुकूमत होती है वो जीत जाते हैं। जिसकी फेडरल गवर्नमेंट होती है, नहीं ये तो आप भी गवाह, मैं भी गवाह हूं, जिसकी फेडरल गवर्नमेंट होती है वहां पे गिलगित भी जीता है, ज़िमनी इलेक्शन आपने पंजाब में नहीं देखे क्या हुआ? मैंने अभी पहले आपको बताया कि हर इलेक्शन केपीके में सूबाई हुकूमत उधर भी इनकी पीटीआई की थी, फिर हम ज़िमनी इलेक्शन ज़िमनी इलेक्शन हुकूमतें हारती रही हैं, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान का और कश्मीर का ये रिकॉर्ड है। इतनी बुरी तरह नहीं आ रही जिस तरह से बिल्कुल ऐसे देखे ना, बिल्कुल नहीं मतलब हारे इस तरह आ रहे क्लीन, मतलब इनका रड़ा निकल गया है, मतलब नहीं। लेकिन जो मैं अर्ज कर, नहीं आपको पता है पहले से कम वोटों से आ रहे हैं। नहीं आप वो इस तरह से नहीं, जो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, ये तो गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर तो वही जीतता है ना जो वफाक में होता है। रिकॉर्ड नहीं रिकॉर्ड मैंने तो नहीं चेक किया, लेकिन वैसे मैं आपको बता देता हूं रिकॉर्ड यही है। खत्म हो गया, उसका आप फायदा उठा लें तो वो इल्जाम लगा के जुर्लू फेर लें तो ये हाँ, ये बात आपकी है कि कोई चक्कर ना डालें। अब तक के लिए इतने मुलाकात होती है, कल एक और प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।